नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, किसी भी नेता की परीक्षा संकट के समय होती है, क्राइसिस के समय होती है, चुनौतियों के समय होती है। उस संकट के समय में कोई भी नेता किस तरह से अपनी समझदारी का, अपनी बुद्धिमत्ता का, अपने साहस का परिचय देता है, उसी से उसकी छवि बनती है, उसी से उसका कद नापा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे समय तक अतीत में जो सरकारों ने किया, जो एक प्लेटफॉर्म बनाकर उनको दिया, उस पर खड़े होकर वो इतराते रहे, अपनी वाहवाही करवाते रहे, अपनी जय जयकार करवाते रहे, मोदी मोदी के नारे लगवाते रहे। उसमें उनकी कोई उपलब्धि उस समय नहीं थी जब ये सब हो रहा था। उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया था, कुछ भी ऐसा कमाया नहीं था जिसके बल पर उन्हें ये श्रेय मिलता कि उन्होंने भारत को, इंडिया को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, राष्ट्रीय स्तर पर एक नए मुकाम पर ले जाकर खड़ा कर दिया। कुछ ऐसा उन्होंने कर डाला है जो कि इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज होगा, जैसा कि इंदिरा गांधी ने 1971 में कर दिया था। 1971 के पहले इंदिरा गांधी की छवि क्या थी? कुछ भी नहीं थी। नेहरू की बेटी थी वो। उन्हें गूंगी गुड़िया कहा जाता था समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा। ये माना जाता था कि उनमें कोई दम नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ एक खानदान की वजह से प्रधानमंत्री पद पर पहुंची हैं। वो इस देश को चलाने के लिए सक्षम नहीं है, समर्थ नहीं है। ये धारणा बनाई गई थी विपक्ष की तरफ से, और इसमें निस्संदेह ये बात थी भी, क्योंकि उस तरह का अनुभव तो उनका नहीं ही था। लेकिन उन्होंने 1971 के बांग्लादेश युद्ध में ये साबित करके दिखा दिया कि वो बौद्धिक स्तर पर किस ऊंचाई पर हैं दूसरे नेताओं की तुलना में, और उनमें साहस कितना है जटिल परिस्थितियों में अपने लिए रास्ता निकालने का, किसी के सामने सरेंडर करने का नहीं, झुकने का नहीं। तो ये उन्होंने 1971 में किया, इसीलिए उनकी वाहवाही हुई और विपक्षी नेता तक उन्हें दुर्गा का अवतार कहने के लिए बाध्य हो गए। और यही वो छवि है जिसने इंदिरा गांधी को महान नेताओं की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि इसके उलट सारी चीजें की हैं। उनका हर कदम उल्टा पड़ा है। भारत के लिए, भारत के अंदर के लोगों के लिए, भारतीयों के लिए उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जो इतिहास में दर्ज होगा या उनको नायक की तरह इतिहास दर्ज करेगा। वो एक औसत दर्जे के प्रधानमंत्री अभी तक रहे हैं। औसत से भी मैं कहूँगा निचले दर्जे के रहे हैं। उन्हें 33% अंक भी पास होने के लिए नहीं मिलेंगे। अगर उनके कामकाज का बहुत ही निर्ममता के साथ विश्लेषण किया जाएगा, उनकी उपलब्धियों को जांचा परखा जाएगा, तो वो माइनस में चले जाएंगे। लेकिन अब चूंकि एक घड़ी आ गई है जब उन्हें परीक्षा देनी है। अगर इस परीक्षा में वो खरे उतर जाएं तो वो महान नेता भी बन सकते हैं। और ये कहा जाता है कि समय सबको एक अवसर ज़रूर देता है, और वो अवसर अगर उस व्यक्ति ने भुना लिया, उस अवसर पर वो खरा उतर गया, तो समझ लीजिए वो इतिहास में एक बड़े नायक के तौर पर दर्ज हो जाता। नेहरू, इंदिरा, राजीव, अटल बिहारी वाजपेयी, इन सब ने कुछ ना कुछ ऐसा कर दिया जिससे वो इतिहास में दर्ज हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ भी किया है नकारात्मक किया है। अब उनके पास सकारात्मक करने का एक वक्त है, बल्कि मैं कहूँगा एक बड़ा मौका भी आ गया है, और उसी मौके पर मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूँ। मौका है ब्रिक्स के सम्मेलन का। 1 महीने के बाद ब्राज़ील में ब्रिक्स देशों का शिखर सम्मेलन होने जा रहा है,
और कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसमें हिस्सा लेने जाएंगे, बशर्ते वो डर न जाए डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों से। ब्रिक्स उनके लिए एक बड़ा अवसर है अपने को साबित करने का। अगर वो ब्रिक्स में जाते हैं तो पहला तो संकेत ये जाएगा डोनाल्ड ट्रंप को कि वो ब्रिक्स से पीछे नहीं हट रहे हैं। भारत ब्रिक्स से पीछे नहीं हट रहा है उनकी धमकियों के बावजूद। पहला संकेत तो वो ये देंगे अपने को खुद वहाँ जाकर उस सम्मेलन में शामिल होकर। लेकिन इतना काफ़ी नहीं होगा कि आप वहाँ चले गए और खामोशी के साथ आपने वो शिखर सम्मेलन में दूसरे नेताओं के साथ फोटो खिंचवाई और कुछ संयुक्त घोषणाएं वहाँ से हो गई, उसके बाद आप वापस लौट आए। अब ये लीडरशिप संभालने का मौका है, जैसे कभी नेहरू इंदिरा ने किया था, तीसरी दुनिया के नेताओं को एकजुट किया था, गुट निरपेक्ष सम्मेलन बनाया था। ये वो मोमेंट है हिस्ट्री का जब ये सब करने का अवसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास। वो 146 करोड़ लोगों के नुमाइंदे हैं, एक शक्तिशाली राष्ट्र जिसे वो ये कह रहे हैं कि ये चौथी विश्व की अर्थव्यवस्था बन गया है। बना है कि नहीं अभी इसको लेकर सस्पेंस है, लेकिन मान लीजिए बन गया है। तीसरी भी बन जाएगा 2-3 साल में, क्योंकि जर्मनी भी पिछड़ जाएगा। एक बड़ी शक्ति है और एक बड़ी विरासत है, समृद्ध विरासत है, एक बड़ा लोकतंत्र है दुनिया का। उसकी आवाज़ 1.5 बिलियन लोगों की आवाज़ बनकर अगर प्रधानमंत्री ब्रिक्स में जाएंगे और उस लिहाज से वहाँ पर बर्ताव करेंगे तो एक नया ही संदेश उभरेगा। अगर वो वहाँ जाकर ये वार्ताओं में ये बातें रखेंगे, करेंगे कि ब्रिक्स को एकजुट करना है, एक नया ध्रुव बनाना है, ब्रिक्स के देशों के साथ मिलकर कारोबार का एक नया तंत्र खड़ा करना है और किसी की बपौती, किसी की दादागिरी को सहन नहीं करना है। ये जो टैरिफ वार छेड़ दी है सभी देशों के खिलाफ ट्रंप महोदय ने, वो जो चौधराहट करना चाहते हैं उससे उसको मानने से इनकार कर दें। वो कह दें कि टैरिफ के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था होनी चाहिए। ये द्विपक्षीय ढंग से ये बाह मरोड़ कर समझौते करने वाली जो परंपरा है उसको खत्म होना चाहिए। अगर वो ये कह दें कि ब्रिक्स के देशों का विस्तार भी हो और ब्रिक्स देश आपस में अपने कारोबार का विस्तार करें, लेन देन का विस्तार करें, एक दूसरे पर ज़्यादा परस्पर निर्भरता दिखाएं। चीन, रूस, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, इंडिया, ये बड़े देश हैं। साउथ अफ्रीका दुनिया की लगभग 1/3 आबादी से ज़्यादा इन देशों में बसती है और इसके बाद कुछ और देश ब्रिक्स के मेंबर बन रहे हैं, बनना चाहते हैं। उनको जोड़कर एक बड़ा मंच अगर तैयार करने में प्रधानमंत्री मोदी अग्रणी भूमिका निभाएं, थोड़ा साहस के साथ, थोड़ा आत्मविश्वास के साथ, तो शायद स्थितियां बदल जाएंगी। उनके नाम के साथ जो कलंक लगते जा रहे हैं वो शायद थोड़ा हल्के पड़ने लगेंगे। वो अगर ये कहें वहाँ जाकर कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ये हमें धमका रहे हैं कि हम डी-डॉलराइजेशन न करें, यानी डॉलर पर अपनी निर्भरता को हम कम ना करें, डॉलर के मुकाबले हम अपनी जो मुद्राएं हैं उनको मजबूत करने की कोशिश करें, या हम ब्रिक्स के देश एक साझा मुद्रा चलन में लाएं और आपस में उस पर व्यापार करें, लेन देन करें। अगर वो दम ठोक कर, खम ठोक कर ये बात कर दें तो दुनिया में एक नई हलचल मचेगी। डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आएगा कि ये जो बाह मरोड़ने का खेल एक एक देश के साथ वो कर रहे हैं वो चलेगा नहीं। चीन ने तो उन्हें धूल चटा ही दी है। कनाडा, मैक्सिको, कितने देश धूल चटा रहे हैं। भारत ने सरेंडर किया हुआ है और
ये जो सरेंडर मोदी का नाम दिया है राहुल गांधी ने, उससे भी उन्हें तभी छुटकारा मिल सकता है जब वो सरेंडर करना छोड़ देंगे। अगर ब्रिक्स में जाकर फिर उन्होंने सरेंडर किया तो ये सरेंडर उनके नाम के साथ चिपकता चला जाएगा, क्योंकि बार बार सरेंडर करेंगे तो सरेंडर का आरोप सच्चाई में बदल जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या हिम्मत दिखाएंगे इतनी? ब्राजील जाकर रियो डी जेनेरियो में जो सम्मेलन होने वाला है, क्या वहाँ वो इस तरह के तेवर दिखाने की का मादा रखते हैं? क्या जो वो भारत के अंदर 56 इंच की छाती और घर में घुसकर मारेंगे जैसे बयान देते हैं, आक्रामकता के साथ सेना के कंधों पर चढ़कर इस तरह की बातें करना तो बहुत आसान है, लेकिन आपके अंदर इतना जिगरा है, आपके अंदर इतना बड़ा दिल है, आप में इतनी हिम्मत, इतना साहस है कि सेना को किनारे रखकर आप ये बातें अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर कह सकें। चीन के मामले में तो आप नहीं कह पाते, ये हमने देख लिया है, पूरी दुनिया ने देख लिया है। जो कुछ भी आपके ये बड़े बड़े बोल होते हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ ही होते हैं। उसके आगे आपकी हिम्मत न चीन के बारे में कुछ बोलने की होती है और ना ही डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, भले ही डोनाल्ड ट्रंप 9 बार 10 बार 50 बार कह दें कि उन्हीं ने युद्ध विराम करवाया है, उन्हीं की वजह से युद्ध विराम हुआ है, आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी उनसे टकराने। लेकिन ये अवसर की बात है ना, आपको अपने दाग धोने हैं, आपको अपने ऊपर लग रहे आरोपों को अगर हटाना है तो इस अवसर का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। आप जाइए, डंके की चोट पर जाइए और डंका बजाइए वहाँ पर, तब आप सचमुच पे डंका पति कहाएंगे। तब सचमुच में आपका ढिंढोरा हम जैसे पत्रकार भी पीटने लगेंगे। बहुत सारे लोग आपके मुरीद हो जाएंगे कि अब वो भारत जो पिछले 11 सालों से सरेंडर के रास्ते पर चल रहा था, उठ खड़ा हुआ है, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दादागिरी को स्वीकार नहीं करेगा। चीन से भी बता दीजिए, चीन को भी समझा दीजिए कि पाकिस्तान को बरजे, पाकिस्तान को रोके और खुद भी टेबल पर आए, निगोशिएट करे, सीमा का जो विवाद है उसको सुलझाया जाए। इसके लिए दबाव डालिए, इसके लिए रूस से बात कीजिए। सारे देशों के शिखर नेता वहां पर होंगे। ये एक बहुत सुनहरा अवसर होगा। प्रधानमंत्री मोदी, आप इस अवसर को न गंवाएं। ये 146 करोड़ का मुल्क चाहता है आपसे। आप एक भारत जैसे महान देश के नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं। आपने अतीत में जो कुछ किया है उसको पूरा देश माफ़ कर देगा। अगर आपने अब तय कर लिया कि नहीं, मैं तो नरेंद्र मोदी हूं, सरेंडर मोदी नहीं हूं, तो फिर सारी चीज़ें बदल जाएंगी। अपोजिशन की धार भी कमज़ोर पड़ जाएगी। हालांकि मुद्दे बहुत हैं, आप बचकर निकल नहीं सकते हैं। ये तो केवल एक भूल है जो सुधरेगी। अगर आप ऐसा कर सके तो आपकी छवि बेहतर होगी, चमकेगी। लेकिन घरेलू मोर्चे पर आपने जो अंधाधुंध कर रखा है, एजेंसियों के गलत इस्तेमाल से, अडानी अंबानियों की झोलियां भरने से, गोदी मीडिया को गोदी मीडिया बनाने से, बेरोजगारी दूर न करने की वजह से, किसानों पर अत्याचार करने की वजह से, गरीबी और आर्थिक असमानता को बनाए रखकर आपने जो अधर्म किया है, जो राजधर्म के विरुद्ध है, जो आपने जितने भी काम किए हैं, या देश के अंदर हिंदू मुसलमान की राजनीति को बढ़ावा देकर आपने जो पाप किए हैं,
वो तो अभी केवल इस कदम से तो नहीं धुल जाएगा सब कुछ, लेकिन एक बड़ी शुरुआत कर सकते हैं आप ब्राज़ील से। और वो शुरुआत करने का मौका अगर आप चूक गए तो फिर मौके ऐसे और नहीं मिलेंगे। इसलिए जाइए और जमकर झंडा गाड़िए। भारत एक संप्रभु और स्वतंत्र देश है, वो किसी की आज्ञा का गुलाम नहीं है, किसी ट्रंप की धमकियों के सामने झुकने वाला नहीं है। ये उस फोरम से कह दीजिए और इसका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ेगा। रूस और चीन से आपके संबंध सुधरे तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप सुधरने लगेंगी। बहुत सारे देश आप भारत की तरफ देखते हैं कि ये जो कुछ चल रहा है दुनिया में उसको रोकने के लिए कहीं से तो कोई आवाज़ उठे, कहीं से तो लोग इकट्ठे हों, कहीं से देशों को इकट्ठा करके उनका नेतृत्व करने वाला आए और ये जो बड़ी कंपनियों की इजारेदारी है, कब्ज़ा है, लूट है, वो सब रोके। भारत इसमें बहुत हद तक सक्षम और समर्थ है। शर्त यह है कि उस सक्षम और समर्थ देश को नेतृत्व करने वाला भी सक्षम और समर्थ होना चाहिए। आपके पास उस तरह की बौद्धिकता नहीं होगी, ये आप साबित कर चुके हैं, लेकिन इस हिंदुस्तान में बौद्धिकता की कमी नहीं। आप उनकी मदद ले सकते हैं, आप अपनी विदेश नीति को सुधार सकते हैं, आप अपनी आर्थिक नीतियों में बदलाव ला सकते हैं, आप ज़्यादा मानवीय बनकर सोच सकते हैं इस मुल्क के बारे में, मणिपुर के बारे में, कश्मीर के बारे में और देश के मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में जहां आपकी सरकार और आपकी पार्टी की सरकारें जुल्म ढा रही हैं। उन सब पर रोक की ज़रूरत है। तो उम्मीद करते हैं, उम्मीद पर कहते हैं ना कि दुनिया कायम है। प्रधानमंत्री मोदी का हृदय परिवर्तन होगा, इसमें बहुत सारे लोगों को शक है और मुझे भी शक है। लेकिन कई बार राजनीतिक दबाव इस तरह के होते हैं, मजबूरियां इस तरह की होती हैं कि उसमें से निकलने के लिए भी आदमी कुछ अच्छे काम कर बैठता है, करने के लिए मजबूर हो जाता है। प्रधानमंत्री इस समय इसी दबाव में है। वो इस दबाव से निकलकर देश को भी उबार सकते हैं, दुनिया को भी उबार सकते हैं। और अगर ये कर सके तो सही मायनों में भारत तभी विश्वगुरु भी बन जाएगा। विश्वगुरु इसी तरह के उपायों से बनता है, सिर्फ गाल बजाने से नहीं बनता है। आपके बार बार दोहराने से कोई विश्वास नहीं कर लेगा कि भारत विश्वगुरु है, लेकिन अगर इस तरह की लीडरशिप दुनिया को भारत दे पाए तो निश्चित रूप से उस जुमले को लोग अर्थ प्रदान करना शुरू कर देंगे, स्वीकार्यता मिलनी शुरू हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।